भारत विविधता से भरा देश है, जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा और जैव विविधता है। असम, जो उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख राज्य है, न केवल अपनी चाय, रेशम और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की समृद्ध जैव विविधता भी इसे विशिष्ट बनाती है। इस जैव विविधता का प्रतीक असम का राज्य पशु एक सींग वाला गैंडा है, जिसे भारतीय गैंडा या ग्रेट इंडियन राइनो भी कहा जाता है। एक समय में ये प्रजाति भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार तक फैली हुई थी, परंतु अब ये मुख्यतः भारत, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है। भारत में इनकी सबसे अधिक आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। असम सरकार ने एक सींग वाले गैंडे को राज्य पशु घोषित किया है, क्योंकि ये राज्य की प्राकृतिक विरासत का एक प्रमुख अंग है। ये संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक बन चुका है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका केवल एक सींग होता है, जो 25 से 60 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। सींग केराटिन, बालों और नाखूनों के समान प्रोटीन से बना होता है। नर और मादा दोनों में सींग होते हैं। मोटी और कवच जैसी त्वचा इनकी होती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में मोटे फोल्ड्स होते हैं, जो इसे बख्तरबंद रूप देते हैं। इनकी दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। एक सींग वाला गैंडा शाकाहारी होता है। घास, जलकुंभी, दलदली पौधे, फल और पेड़ की छाल खाता है। ये अधिकतर अकेला जीवन जीता है। शांत स्वभाव का होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो सकता है। प्रजनन काल के समय नर और मादा मिलते हैं। गैंडे पानी से गहरा जुड़ाव रखते हैं। वे दलदली इलाकों में रहना पसंद करते हैं और दिन में कई बार कीचड़ में लौटते हैं। मादा गैंडा 3 से 4 वर्षों में एक बार संतान देती है। गर्भधारण की अवधि लगभग 15 से 16 महीने की होती है। एक बार में एक ही शावक जन्म लेता है। शावक 3 वर्षों तक मां के साथ रहता है। असम की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोक जीवन, जनजातीय परंपराओं, तांत्रिक मतों और प्राचीन मान्यताओं में एक सींग वाले गैंडे को देव्य रक्षक और रहस्यमय प्राणी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। पुरानी लोक कथाओं में कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की पूर्व धाराओं में एक समय एक राक्षस ने अपना डेरा जमा लिया था, जो गांव के बच्चों और मवेशियों को खा जाता था। लोगों ने देवी कामाख्या से प्रार्थना की, तब देवी ने पृथ्वी के गर्भ से एक दिव्य प्राणी को उत्पन्न किया, जो एक सींग वाला गैंडा है। ये गैंडा गंधर्व गैंडा कहा गया, क्योंकि उसका शरीर सुगंधित जल से युक्त था और वह कीचड़ में नहीं लौटता था। उसने उस राक्षस से युद्ध किया और उसे ब्रह्मपुत्र की लहरों में बहा दिया। कहते हैं कि तभी से ये गैंडा असम की धरती का रक्षक बना। इस कथा के अनुसार असम में जब भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो काजीरंगा क्षेत्र के आसपास के लोग मानते हैं कि गैंडा पहले से संकेत देता है, जैसे अचानक जंगल से निकलकर गाँव के पास आ जाना या गर्जना करना। असम की प्रमुख तांत्रिक देवी कामाख्या देवी को प्रकृति और प्रजनन की देवी माना जाता है। एक कथा के अनुसार देवी के वाहन के रूप में एक समय गैंडे का उल्लेख भी मिलता है। जब असुरों ने कामरूप क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तब देवी ने एक गैंडे का रूप लिया। उस गैंडे ने अकेले ही 1000 असुरों को रौंद डाला। मान्यता है कि गैंडा देवी का गुप्त वाहन है, जो केवल संकट के समय प्रकट होता है। कामाख्या मंदिर में कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में गैंडे की आकृति मिट्टी से बनाकर पूजी जाती है, विशेषकर बरसात के महीनों में। बोरबिट्ठा क्षेत्र की कथा, गैंडे और तपस्वी। एक संत तपस्या कर रहे थे, लेकिन वन के हिंसक पशुओं के शोर से उनका ध्यान भंग होता था। उन्होंने ईश्वर से सहायता मांगी। एक दिन एक विशाल गैंडा वहां आया और संत के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बैठ गया। जब भी कोई हिंसक पशु या शिकारी आता है, वे गैंडा गुर्राता है और भगा देता। संत की तपस्या पूर्ण हुई और कहा जाता है कि वह गैंडा उस दिन तक वहीं बैठा रहा, जब तक संत की समाधि में लीन होकर शरीर छोड़कर नहीं चले गए। बोरबिट्ठा गांव में आज भी एक स्थान है, जहां लोग पत्थर पर गैंडे की आकृति देखकर फूल और जल चढ़ाते हैं। वहां के लोग मानते हैं कि ये स्थान गैंडे की तपोभूमि है। काजीरंगा की एक श्रृंगी देवता कथा। काजीरंगा के आसपास बसे मिशिंग और करबी जनजातियों में एक जनश्रुति है कि एक समय एक श्रृंगी देवता ने मानव रूप में जन्म लिया था और गैंडे के रूप में जंगलों में परिवर्तित हो गया। ये देवता हर वर्ष फागुन के महीने में गांव के बाहरी मैदानों में आता था। वह केवल गंध और आह्वान से प्रकट होता, जिसे केवल दादी पुरोहितों द्वारा अनुभव किया जा सकता था। माना जाता है कि जो लोग धन के लालच में जंगल काटते हैं, उनके सामने गैंडा प्रकट होकर उन्हें डराता या उनकी मवेशियों को भगा देता। मिशिक जनजाति आज भी साल में एक बार गैंडे के आकार का बांस का पुतला बनाकर उसे सजाते हैं और पूजा करते हैं, ताकि वन और मानव के बीच संतुलन बना रहे। असम में बौद्ध धर्म का भी एक ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। प्राचीन पाली ग्रंथों जैसे खगबी साणसूत में एकांत साधक को गैंडे के समान अकेला और निर्भीक बताया गया है। असम के कुछ मठों में ये सूत बौद्ध भिक्षुओं के लिए आदर्श वाक्य रहा है। वहाँ गैंडे की आकृति को ध्यान कक्षों में अंकित किया गया है। असम में एक सींग वाला गैंडा न केवल एक वन्य प्राणी है, बल्कि ये लोकमानस, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी कथाएं लोगों को पर्यावरण से जुड़ाव, प्राकृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक स्थिरता का संदेश देती हैं। इन धार्मिक कथाओं ने गैंडे की सुरक्षा को एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया है, जो संरक्षण प्रयासों को भी सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गैंडा संरक्षण। काजीरंगा असम का सबसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। 1905 में स्थापित, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
एक सींग गैंडे के संरक्षण के प्रयास, सशस्त्र गश्त और निगरानी, सींग रहित गैंडों के संरक्षण पर कार्य, बाढ़ के दौरान बचाव अभियान, स्थानीय समुदायों की भागीदारी। असम के राजकीय प्रतीकों और पर्यटन विज्ञापनों में गैंडे की छवि प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है। कई स्कूल, कॉलेज और संस्थान गैंडे को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं। बिहू जैसे लोक उत्सवों में गैंडे की आकृति लोक नाटकों और कठपुतली नृत्यों में दिखाई देती है। गैंडे की उपस्थिति किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत है। ये बीज फैलाने में मदद करता है, जिससे वनस्पति पनपती है। जल निकायों के पास रहने के कारण ये जल तंत्र की स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। एक सींग वाला गैंडा केवल असम का राज्य पशु नहीं है, ये उस भूमि की सांस्कृतिक, पारंपरिक और पर्यावरणीय आत्मा का प्रतीक है। इसके संरक्षण की सफलता भारत के लिए गौरव का विषय है और ये दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो लुप्त प्राय प्रजातियों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं इस संरक्षण को मजबूती प्रदान करती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है कि हम इस अनमोल धरोहर की रक्षा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।